Hello everyone, this is Shahzad and I welcome you on my YouTube channel Shahzad from Canada. आज का जो मेरे वीडियो का टॉपिक है वो मैं बेसिकली बात करना चाह रहा हूँ कुछ कॉमन रीजंस पे जो कि हो सकती हैं बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए जो कि NCLEX एग्ज़ाम जो है फेल कर रहे हैं या इन रीजंस को जो है वो जो प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स हैं जो NCLEX देना चाह रहे हैं वो भी अपने लिए कंसिडर कर सकते हैं और उन पे जो है वो काम कर सकते हैं बिकॉज NCLEX एग्ज़ाम जब फेल करता है कोई बंदा तो ये बड़ा डिस्करेजिंग होता है और इसलिए इन रीजंस को समझना ज़रूरी है जो कि कंट्रीब्यूट कर सकती हैं फेलियर को सो दैट इन पे जो है वो काम किया जा सके और फर्स्ट गो के अंदर जो है वो NCLEX को पास किया जा सके सो बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस बिकॉज मैं बहुत टाइम से जो है वो लोगों को टीच कर रहा हूँ आई हैव सो मैनी स्टोरीज सो आई थॉट कि मैं इस पे बात करूँ ताकि जो लोग इसको कंसिडर करना चाह रहे हैं वो अपने उन एरियाज पे काम कर सकें जो कि फेलियर का बायस जो है वो बन सकते हैं. So before I get started, I will again request you, if you are new to my channel, सब्सक्राइब कर दें प्लीज़ चैनल को, लाइक और शेयर भी कीजिएगा. और अगर आपको लगे कि वीडियो जो है वो अच्छी है तो बिल्कुल अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर ज़रूर करें. एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस NCLEX एग्ज़ाम के कंटेंट से रिलेटेड, प्रेपरेशन से रिलेटेड, क्रेडेंशियल वेरिफिकेशन से रिलेटेड, तो हम लोग जो है वो शॉन शाह एक्सेलेंस एंड लीडरशिप एकेडमी पे लोगों को फैसिलिटेट करते हैं. सो यू कैन रीच टू अस एनी टाइम. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो पहली जो रीज़न हो सकती है फेलियर की या जो फेलियर को लीड कर सकती है वो है कि अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो NCLEX एग्ज़ाम के फॉर्मेट के बारे में जो है वो एडिक्वेट नहीं है. सो दिस कैन लीड्स टू फेलियर. इसमें आप याद रखें कि मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये बात की है कि NCLEX जो है वो मेमोराइजेशन का एग्ज़ाम नहीं है. सो इसमें एप्लीकेशन आपके नॉलेज की, सबसे पहले तो नॉलेज, एडिक्वेट नॉलेज है और फिर उसकी एप्लीकेशन जो है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है. ये उस उन सारी चीज़ों को जो है वो इनकाउंटर करता है. एनालिसिस जो है वो आपने किस तरह से सिचुएशंस के करना है और फिर किस तरह से क्रिटिकली थिंक करके अपनी नॉलेज को जो है इम्प्लीमेंट करना है. सो पहली रीज़न जो है फेलियर की वो ये हो सकती है कि अगर आपको फॉर्मेट का पता नहीं है. अदर देन दीज थिंग्स, फॉर्मेट के अंदर जो चीज़ें आ सकती हैं वो है आपकी क्वेश्चंस की टाइप्स कैसी हैं, किस तरह के क्वेश्चंस हैं, कितने क्वेश्चंस हैं, द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, टाइम ड्यूरेशन आपके पास कितना है और किस तरह से अपने टाइम को आपने एलोकेट करना है. सो बिफोर यू गो टू द एग्ज़ाम आपको एडिक्वेटली इसकी अंडरस्टैंडिंग होना जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो द नेक्स्ट जो रीज़न जो है वो फेलियर की क्या हो सकती है, दैट इज़ इनएडिक्वेट प्रेपरेशन. सो अगर आप कम्प्लीटली प्रिपेयर्ड नहीं है, अगर आप रिलाई कर रहे हैं टोटली ऑन बुक्स और अगर आप कंटेंट को जो है वो रटाफाई कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो दैट्स नॉट गोना वर्क. इसी तरह से आपको जो है वो करना क्या है, ये किस तरह से आप इस सिचुएशन से निकल सकते हैं. आपको एडिक्वेट जो है वो कंटेंट के साथ भी अपने आप को ओरिएंट कराना है, रिव्यू करना है कंटेंट को. एंड इसके साथ साथ आपको जो है वो प्रैक्टिस जो है वो करनी है. सो प्रैक्टिस आप जो है वो यू कैन यूज़ डिफरेंट जो रिलायबल और वैलिड जो क्वेश्चन बैंक्स हैं उनको आप कंसिडर कर सकते हैं और उनके थ्रू आप जो है एडिक्वेट जो है वो प्रैक्टिस करें. रिमेंबर आई हैव एग्जांपल्स और मेरे पास बहुत सारे इस तरह के केसेस हैं जो कि बहुत हाईली क्वालिफाइड लोग थे, लेकिन इसके साथ साथ जो है क्वालिफिकेशन तो है आपकी, लेकिन आपको साथ में जो है वो क्या करना है, आपको एडिक्वेट रिस्पेक्ट भी देनी है एग्ज़ाम को. बिकॉज NCLEX जो एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम है, ये स्टार्ट आपका जो है वो
बहुत इम्पोर्टेंट है, कहीं से भी आप स्टार्ट इसका ले लें. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर. न्यूरोलॉजिकल सिस्टम्स पीडियाट्रिक्स तक आपको लेके जाता है. तो इसलिए आपको जो ये एडिक्वेट रिस्पेक्ट देनी है, टाइम देना है इसको, प्रेपरेशन के साथ, कंटेंट के साथ आपको जो है वो एडिक्वेट जो है वो प्रैक्टिस जो क्वेश्चंस हैं उनको करना बहुत ज़रूरी है. द थर्ड रीज़न जो कि फेलियर की हो सकती है वो है पुअर टाइम मैनेजमेंट. आप जो है वो आपका जो स्टडी प्लान है वो आपके पास कुछ नहीं है, और आप क्या कर रहे हैं, आप यू आर जस्ट क्रैमिंग एट द लास्ट मोमेंट, और आपने एडिक्वेट प्रेपरेशन उसको टाइम नहीं दिया, और आपने एडिक्वेट जो है वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं किए, सो दैट आपका स्टेमिना उस तरह से नहीं है कि आप एग्ज़ाम के अंदर जाके 150 क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें. सो इस पे भी आप काम करें कि किस तरह से आपने 150 क्वेश्चंस को गिवन टाइम ड्यूरेशन के अंदर जो है वो सॉल्व करना है. सो दैट्स अगेन रियली इम्पॉर्टेंट. सो द नेक्स्ट जो रीज़न मैं समझता हूँ वो ये है कि अगर आपने एडिक्वेटली जो है वो टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजीज़ को लर्न नहीं किया, अगर आप जो वो अप्लाई कर रहे हैं वीक टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजीज़ को, सो ये क्या कर सकती हैं, ये आपको की अंडरस्टैंडिंग को जो है वो इम्पैक्ट करेंगी. आप जो है वो क्वेश्चंस को अच्छे से जो है वो रीड नहीं कर पाएंगे, और देन आपका जो है वो जो एलिमिनेशन काइंड ऑफ स्ट्रेटजीज़ हम यूज़ करते हैं उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज एलिमिनेशन का यूज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है जब आपको समझ आ जाती है. बिकॉज आई बिलीव कि हर एक क्वेश्चन के अंदर अगर आपके पास 60 क्वेश्चन भी है, या दूसरे जो है वो सिंपल क्वेश्चंस हैं जिसमें 4 ऑप्शंस हैं, और 2 ऑप्शंस ऐसी होती हैं क्वेश्चन में जिनको आप आसानी से जो है वो निकाल सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं. सो रादर देन गोइंग डायरेक्टली टू द राइट ऑप्शंस, आपको वो ऑप्शंस पहले निकाल लेनी चाहिए जो कि रॉन्ग ऑप्शंस हैं और जिनको आप आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं. तो अगर वो आप यूज़ करते हैं तो आप सही स्ट्रेटजीज़ जो है वो अप्लाई कर सकते हैं. इसकी बेस पे इन स्ट्रेटजीज़ को अप्लाई करके आपके करेक्ट होने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. इसके अलावा अगर आप बहुत फ्रीक्वेंटली जो है वो चेंज कर रहे हैं अपने ऑप्शन को, आपको लगता है कि ये नहीं ठीक, नीचे वाला ठीक है, तो ये भी आपको जो है वो कंफ्यूज करता है, और सेकंड गेसिंग जो है वो आप यूज़ कर रहे हैं देन दी फर्स्ट इंस्टिंक्ट. अगर आपको लगता है कि दिस इज़ द राइट आंसर, तो आप उसको छोड़ के किसी और पे जा रहे हैं, सो दैट कैन आल्सो कॉज ट्रबल. और फिर अगर आप सारे के सारे ऑप्शंस को केयरफुली रीड नहीं कर रहे हैं, सो दैट कैन आल्सो कॉज ट्रबल फॉर यू. सो ये रीजंस जो हैं वो अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो इन पे भी आप जो है वो काम कर सकते हैं, एंड यू डेफिनेटली नीड टू वर्क ऑन दिस. इसके अलावा जो एक और फैक्टर है जो कि तकरीबन हर एग्ज़ाम के अंदर रोल प्ले करता है, वो है एंजाइटी और स्ट्रेस. बहुत सारे लोग जो हैं वो कुछ ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, जिसकी वजह से वो डिस्ट्रेस में चले जाते हैं. आई एग्री कि हमें जो है वो स्ट्रेस होना चाहिए अपनी स्टडीज़ का, अपने एग्ज़ाम्स का, लाइक दैट मस्ट बी यू स्ट्रेस. और यू स्ट्रेस जो है वो पॉजिटिव है, जो कि आपके अंडरस्टैंडिंग को, आपके हॉरिज़ॉन को जो है वो ब्रॉडन करता है, विच इज़ रियली इम्पॉर्टेंट. बट अगर आप इसको जो है वो डिस्ट्रेस बना लेंगे तो यू कैन फ्रीज, और आप पैनिक स्टेज में जो है वो चले जाएंगे. सो फिर आपकी जो कंसंट्रेशन की एबिलिटी है वो बड़ा जो है वो उस पर इन्फ्लुएंस होगा, और आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे. इसलिए इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि आप इन चीज़ों पे वर्क करें. इफ़ यू फील लाइक कि आप एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो रही है, टेक डीप ब्रेथ्स, और डीप ब्रेथ्स लें, होता कि आपको जो है वो हेल्प आउट हो सके, आपकी एंजाइटी जो है वो कम हो, आपका हार्ट रेट जो है वो नॉर्मलाइज होगा, नीचे जाएगा, और आप इजीली कंसंट्रेट कर सकेंगे. इसके अलावा जो है एक और इम्पॉर्टेंट जो रीज़न मैं समझता हूँ इंटरनेशनली एजुकेटेड नर्सेज के लिए, वो है लैंग्वेज का बैरियर. लैंग्वेज, क्योंकि वो स्टूडेंट्स और वो कैंडिडेट्स जिनकी इंग्लिश इज़ नॉट देयर फर्स्ट लैंग्वेज, तो वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम उनके लिए होती है. वो स्ट्रगल करते हैं एक तो सवाल को समझने के लिए, और दूसरा जो है वो
ऑप्शंस जो हैं उनको भी समटाइम्स वो ठीक से इंटरप्रेट नहीं कर पाते। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, एक रीज़न है जिस पे काम करने की ज़रूरत है। किस तरह से इसको ओवरकम किया जा सकता है? कॉन्टिन्यूअस आप जो है वो रीडिंग करें, कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट जो है वो पढ़ने की कोशिश करें और उसको इंटरप्रेट करें, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। सो दिस कैन रियली हेल्प। अदर देन दिस जो और इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हो सकते हैं जो मैं समझता हूँ कि इम्पॉर्टेंट हैं कंसिडरेशंस के लिए, उसमें अगर आप बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं रेयर कंटेंट पे और रेयर डिजीज़ पे रादर देन फोकसिंग ऑन कोर नर्सिंग प्रिंसिपल्स जो कि इम्पॉर्टेंट अंडरस्टैंड करना, फॉर एग्जांपल सेफ्टी and prioritization and delegation and patient centered care. So ये important concepts हैं, so इन पे ज़्यादा focus करें rather than कि rare diseases पे focus करें। अगर आपका focus उन पे ज़्यादा रहेगा और इनको miss करेंगे तो भी failure के chances हैं। then finally I believe अगर आप जो है वो enough आपकी जो है वो learning नहीं है और practice आप जो है वो adequate questions को आपने नहीं किया, so this can lead to failure as well। और इसमें अगर आप बहुत ज़्यादा questions कर तो रहे हैं, उसको practice कर रहे हैं, लेकिन उनके rationals जो हैं वो उनको आप review नहीं कर रहे, so आप क्या करेंगे, you will make the same mistake again and again। सो इस पे भी जो है वो इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं सो तो उस पर एडिक्वेटली आप जो है वो वर्क करें और उन रैशनल्स को अंडरस्टैंड करें, बिकॉज यू कैन ऑल्सो लर्न फ्रॉम रॉन्ग ऑप्शंस और उनके जो रैशनल्स हैं उनसे भी आप जो है वो लर्न कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फैक्टर्स और द रीजंस जो कि फेलियर को लीड करते हैं, जो कि मेरे एक्सपीरियंस में आई बिलीव कि लोगों को जो है वो इस इन फैक्टर्स की वजह से जो है फेलियर देखने को मिला है। सो यू कैन वर्क ऑन दीज फैक्टर्स सो दैट यू कैन अवॉइड द फेलियर और आप फर्स्ट गो में जो है पास करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई होप आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आप इन फैक्टर्स को जो है केयरफुली कंसिडर करेंगे और इन पे वर्क करेंगे इफ़ यू आर considering NCLEX exam। Thank you again for watching and don't forget to share and comment. Bye for now.